अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10th वाले जो है ये बहुत कह रहे थे कि हमें जो है कुछ टॉपिक्स में मसला है। तो आज ये जो टॉपिक है क्लास 10th फिज़िक्स यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड जॉल्स लॉ। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और ये बहुत इजी कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और जब आप ये समझ लेंगे तो जॉल्स लॉ आपको बहुत इजी लगेगा और इजीली आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जॉल्स लॉ जैसे कि मैंने इधर स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर द सेक ऑफ के टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टर or load is proportional to the product of the square of the current in I square RT, product of square of current, the resistance and duration of the time for which the current is passes are moving through the resistor। ये इसका स्टेटमेंट है। इसको समझने के लिए आप लोग पहले ये समझेंगे फिर ये समझेंगे, तब आके ये आपको बहुत इजी लगेगा। चले पहले इसको थोड़ा सा मैं इलाबरेट कर देता हूँ और फिर इसको समझने के लिए ये दोनों टर्म्स जो है ये भी इलाबरेट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको वापस इसको देखने के लिए जब आप आएंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ये द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टर या लोड, यानी इसका क्या मतलब है। फर्ज करें हमारे पास एक लोड है, यहाँ पे ये रेजिस्टर है। रेजिस्टर या कोई भी लोड है, यानी ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ये लाइट भी हो सकता है, लाइट यानी बल्ब। ये हमारे पास आयरन भी हो सकता है। ये हमारे पास फैन भी हो सकता है। ये हमारे पास वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, एट्सेट्रा। कुछ भी आप लोग अगर किसी सर्किट में लगा लें और वो जो सर्किट है, इस सर्किट में अगर आप लोग लेट सपोज कोई भी बैटरी आप लोग लगा लेते हैं, सेल लगा लेते हैं या बैटरी लगा लेते हैं या कोई भी एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिकल सोर्स लगा लेते हैं जिसमें ये लोड लगा हुआ है, तो ये जो करंट इससे पास होगा, यहाँ से जो करंट पास होगा, ये हमारे पास इधर से करंट पास होगा। और करंट को जब ये पास होगा इस रेजिस्टर के थ्रू, इस लोड के थ्रू, तो ये रेजिस्टर इसको रेजिस्टेंस पेश करेगा आर। तो करंट जब पास होगा, इस करंट को इस रेजिस्टर में, इस लोड में रेजिस्टेंस पेश होगा और जितना टाइम हम लगाते हैं फॉर द टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम भी मैयर होगा। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे जो भी आपने लगाया हुआ है, ये हीट अप होगा और हीट जनरेट होगा। तो जॉल्स कह रहा है कि यहाँ पे जो हीट जनरेट होगा, वो हीट जो है, यहाँ पे जो हीट जनरेट होगा, हीट, वो हीट जो है H, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के स्क्वायर का, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड द टाइम ड्यूरेशन को। यानी हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट डेवलप होगा, वो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आई स्क्वायर आर टी को। तो heat is proportional to the square of the current, resistance, product of the square of the current, resistance and time duration t। इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर यहाँ पे इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास j है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई जे, जो कि यहाँ पे जे जो है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट है। जे हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। ठीक है, ये हमारे पास
जॉल्स लॉ है और ये इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और ये मैथमेटिकल फॉर्म है, फार्मूला है। अच्छा, अब इसको मज़ीद समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इसके डिफरेंट डिफिनीशंस बन सकते हैं, यहाँ पे मैं एलाबोरेट करूँगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसका कोई एक ख़ास डिफिनीशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसका डिफिनीशन भी चेंज होगा और इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात अगर हम करें तो हमें पता है कि जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास Q बाई टी के बराबर है, या सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है। यानी किसी भी चार्ज के ऊपर किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में उस पे जितना वर्क किया जाए वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बराबर होगा या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चूंकि वर्क और एनर्जी सेम चीज़ें हैं तो हम कहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज आल्सो इक्वल टू द वोल्टेज, ठीक है। तो इससे अगर हम ये एनर्जी निकालें तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वी क्यू। तो इसका एक डिफिनीशन यहाँ से हम लिख सकते हैं कि the product of voltage and the charge moving in the circuit is equals to the electrical energy, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप लोगों को वोल्टेज दिया गया हो और चार्ज दिया गया हो और आपको कहे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम करें तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, और इससे ये डिफिनीशन भी आप लोग इजीली बना सकते हैं। अब नंबर 2, ये हमारे पास एज वी नो जो करंट है वो हमारे पास चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर है। तो इससे हम अगर चार्ज की वैल्यू मालूम करें, टी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू आई टी के बराबर हो जाएगा। अगर हम लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर हम पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं, यानी ये जो रिलेशन है ये अगर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ये हम इधर लिख सकते हैं कि ये डिफिनीशन नंबर 1 है। अच्छा, तो होगा क्या, हमारे पास एनर्जी की ये फॉर्म आ जाएगी V मल्टीप्लाई बाई आई टी, यानी वी आई टी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारे पास डिफिनीशन नंबर 2 बन जाएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज करंट एंड टाइम इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी अगर टाइम दिया हो, करंट दिया हो और वोल्टेज दिया हो तो आप फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये रिलेशनशिप आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज भी हमें मिल रही है, वो आप लोग देखें एज, अगेन यहाँ पे ये एज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है, फ्रॉम ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और मैं कहता हूँ पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 4 इस इक्वेशन 3 में पुट कर ले तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएंगे V इज इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई बाई आई टी। तो सिंपली ये V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के बराबर है। अगर आप गौर करें यही टर्मिनोलॉजी और यही टर्म्स यहाँ पे हमारे पास जॉल्स लॉ के स्टेटमेंट में या जॉल्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म में यूज हुआ है। तो ये वो एनर्जी है, एनर्जी is also defined, यानी electrical energy also defined as the product of the square of the current, resistance and the time duration। तो इसी यही एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी when this energy is provided through this resistor या this load। तो ये in the form of heat ये डिसिपेट हो जाएगा, या हीट डिसिपेशन हम इसको कह सकते हैं, एनर्जी डिसिपेशन कह सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ हीट ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 हो गया और यही हमारा जो है डेफिनेशन नंबर ये डेफिनेशन नंबर 2, तो ये डेफिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये डेफिनेशन नंबर 1, electrical energy can be defined as
the product of voltage and charge. When voltage and charge are given, then the electrical energy will be defined like this. Definition number 2 ये जो है ये E is equal to VIT. When the current, time and voltage is given, then the electrical energy will be defined as the product of voltage, current and time. और अगर हमारे पास डेफिनेशन नंबर 3 बन जाता है इक्वेशन नंबर 5 से, अगर हमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया हो तो फिर हमारे पास एनर्जी जो है वो होगा E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के बराबर। ठीक है, इससे हम एक और चीज भी बना सकते हैं, यानी अगर आप लोग गौर करें E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जो है, जो इक्वेशन नंबर 5 है, हम यहाँ पे अगेन फ्रॉम ओहम्स लॉ, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ एज, अगेन जैसे यहाँ पे एज है, यहाँ पे एज है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एज V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। यहाँ पे इसको आप कहे दिस इज इक्वेशन नंबर 6, और आप लोग कहे पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर ले, यानी इसमें, ये इक्वेशन 5 है, ये इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास इसका ये एक रिलेशन बन जाएगा। E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर के बजाय लिख के वी स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर टी। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये एक आर के साथ कट जाएगा, और ये जब इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ ताकि ये साफ नज़र आए, E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये जो है ये इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगा, और ये हमारा डेफिनेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो हम फोर्थ डेफिनेशन जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज the product of the ratio of voltage square to the resistance with the time duration, या product of time duration with the ratio of voltage square and resistance R। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिस्कशन है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट जो है ये आप लोगों को क्लियर होगा तो आप लोगों को ये जॉल्स लॉ भी बहुत इजीली समझ आएगी। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो क्या चीज़ है, उसमें भी इसी तरह हम डिफरेंट डिफिनीशंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन नंबर 1 बन गया, रिलेशन नंबर 2 से डिफिनीशन नंबर 2 इस रिलेशन से बन गया, और डिफिनीशन नंबर 3 और डिफिनीशन नंबर 4। इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल पावर को भी सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि पावर जो है the rate at which a device convert electrical energy into required or desired energy is called electrical energy। यानी इसके मुख्तलिफ डिफिनीशन बन सकते हैं। एज वी नो कि पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर है, जनरली भी वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर है, और इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। सो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इससे हम ये लिख सकते हैं इसके बजाय कि वर्क जो है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क और एनर्जी सेम चीज़ें हैं, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप लोग इसी को देखें, ये जो P इज इक्वल्स टू W/T है, इसको लेट सपोज मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे इस वर्क को अगर हम इन सेंस ऑफ वोल्टेज देखें तो वोल्टेज हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इधर से हम वर्क की वैल्यू निकाले तो ये हमारे पास VQ बन जाएगा, और अगर ये VQ में इधर इस इक्वेशन में पुट कर लूँ तो P इज इक्वल्स टू VQ/T रह जाएगा। अब आप लोग गौर करें, ये जो Q/T है
ये आप लोगों को पता है Q बाई टी किस चीज़ के बराबर है, चार्ज करंट के बराबर है। तो ये Q बाई टी एज Q बाई टी इज इक्वल टू करंट, तो इसके बजाय मैं ये लिख सकता हूँ वी आई, या P इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई वी। तो इलेक्ट्रिकल पावर का दूसरा डिफिनीशन जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें भी हम ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, तो ये जो रिलेशनशिप है V इज इक्वल टू आई आर, वी के बजाय ये वैल्यू इधर पुट कर ले तो ये P इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई आई आर, तो ये हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। ये जो है ये लेट सपोज इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे अगेन ये भी एक हमारे पास डिफिनीशन है इलेक्ट्रिकल पावर का, डिफिनीशन नंबर 1। ये भी डिफिनीशन है, ये हम कह सकते हैं कि डिफिनीशन नंबर 2, और ये भी डिफिनीशन है, ये हमारे पास डिफिनीशन नंबर 3 बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। और द दूसरा जो डिफिनीशन है वो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट या करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला है या जो रिलेशन है ये हम तब यूज़ करेंगे जब करंट और वोल्टेज दिया गया हो, और ये तब यूज़ करेंगे जब हमें वर्क और टाइम दिया हो, और ये एनर्जी और टाइम के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये जब हमें करंट और रेजिस्टेंस दिया गया हो तो हम फिर ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे कि पावर इज इक्वल्स टू या पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ नंबर हम अगेन यही जो ओम्स लॉ है एज ए, देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, एज V इज इक्वल्स टू आई आर, सो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। ये रिलेशनशिप जो है ये इसमें पुट कर ले, इसमें पुट कर ले, तो हमारे पास पावर का जो फार्मूला है वो इस तरह आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। तो ये R इस R के स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और हमारे पास ये आखिरी वाला इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आखिरी जो रिलेशनशिप हमारे पास बन रहा है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर रह जाएगा। तो हम फाइनली ये जो डिफिनीशन है ये इक्वेशन नंबर 4 है उसके लिहाज से, और ये हमारे पास डिफिनीशन नंबर 4 बन जाएगा पावर का। ठीक है, तो ये चीज़ें है, जगह नहीं है इस वजह से दोबारा नहीं मिटा सकता हूँ। तो आप लोग देखें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये सारा जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग भी आ सकता है, और एमसीक्यूज़ के लिए ये तमाम जो रिलेशनशिप्स मैंने आप लोगों को बताए ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए भी याद करें और इसको प्रिपेयर रखें, और इजी है। अब अगर आप दोबारा इस जॉल्स लॉ को देखेंगे तो इस कंसेप्ट को अगर आप लोग समझ चुके हैं तो ये कंसेप्ट इधर यूज़ हो चुका है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है जो जनरेट होता है इधर किसी लोड पर या रेजिस्टर पर, वो हमारे पास हीट में कन्वर्ट होगा, और वो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ आई स्क्वायर आर टी होगा। ठीक है, तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी बताएं, और अगर जो देख रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी बताएं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।